वो लोग इस वक्त बहुत गहरे सदमे में हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय नीति नहीं चलती है। इसका भारत और चीन के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। भारत की भूमिका फिलहाल कैरेक्टर आर्टिस्ट की भूमिका है। कोई भी बयान देने के पहले 10 बार सोचेंगे कि भारत के हित में है चीन के साथ दोस्ती। चीन को एक सीमा के बाद दोस्त न माने, अमेरिका को एक सीमा के बाद दुश्मन न माने। विदेश नीति विशुद्ध तौर पर नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर चलती है। पिछले महीने तक ट्रंप मोदी और बीजेपी के सबसे अच्छे दोस्त थे और विपक्ष को चीन और सोरोस से फंडिंग मिल रही थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब पुतिन और चीन मोदी के सबसे बड़े दोस्त हैं और विपक्ष को ट्रंप और नवारो से फंडिंग मिल रही है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कहा है टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने। लेकिन बात भी सही है, और बात सही है तो सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब चाय पकौड़े की दुकान जैसी हो गई है, जहां दोस्ती और दुश्मनी रोज बदल जाती है। पहले चीन का बहिष्कार करने वाले लोग विपक्ष और कांग्रेस को चीन का एजेंट बता रहे थे और ट्रंप को अपना। ट्रंप जीत जाएं इसलिए पूजा हवन भी किए गए। लेकिन अब गोदी मीडिया बनाने वाले मोदी जब चीन की गोद में जाकर बैठे तो गोदी मीडिया ने उसको मास्टर स्ट्रोक बताया। टीवी मीडिया ने साफ दिखा दिया कि छोटी आंखों वाले गणेश जी कहने वाले मोदी ने अब ट्रंप को लाल आंख दिखा दी है। पहले चीन के आर्थिक बहिष्कार की वकालत भी की थी। मोदी सरकार ने लाल आंख दिखाकर चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया और चीन को लाल आंख दिखा दी। शायद चीन में रोजी रोटी के लाले पड़ गए हों। सवाल यह है कि अब इनकी भावनाएं कैसे बदल गई हैं और चीन का बहिष्कार करने वाले लोग अब कहां चले गए हैं। इसी बात पर करेंगे चर्चा और आशुतोष सर बताएंगे छोटी आंखें बनाकर कौन सी बिल में बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैन नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि बहिष्कार क्यों नहीं हो रहा है और भावनाएं बदल कैसे गई। आशुतोष सर। नहीं अंकुर, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि इन लोगों की जो बदली हुई भावनाएं हैं वो इनकी अपनी बदली हुई भावनाएं नहीं है, बल्कि इनको कहीं और से कंट्रोल किया जाता है। ये दरअसल कठपुतलियां हैं जिनको पीछे से कोई आदमी नचाता है और उसके बाद उसी के हिसाब से ये लोग बोलते हैं, उठते बैठते हैं, कहते हैं और उसी तरीके से ये विपक्षियों को भी टारगेट करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले दिनों तक आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने यहाँ तक कहा था कि वो तो सनातनी हिंदू की रक्षा करने वाले लोगों में से एक है। आप सोचिए, एक और दूसरे बाबा है, वो भी इसी तरीके से, राजनीतिक बाबा है, वो भी इसी तरीके से कह रहे थे कि देखिए ट्रंप का जितना सनातन की जीत है। तो वो लोग जो ट्रंप को सनातन के रक्षक के तौर पर देख रहे थे, वो तमाम लोग जो जो ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे, वो तमाम लोग जो पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाएंगे तो किस तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी, वो लोग इस वक्त बहुत गहरे सदमे में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ट्रंप से उनको इतना बड़ा धोखा मिल जाएगा। दरअसल ये वो तमाम लोग हैं जिनकी ना तो विदेश नीति को लेकर किसी तरीके की कोई समझ है, ना ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी तरीके से समझते हैं। ये सब के सब उस नासमझ बच्चों की तरीके से हैं जो हर छोटी सी चीज पर लेकर खुश हो जाते हैं और हर दूसरी चीज को लेकर ये दुखी हो जाते हैं। इसलिए मुझे तब भी इनके ऊपर किसी तरीके की कोई किसी तरीके का कोई जो कहते हैं ना कि किसी तरीके की कोई हंसी नहीं आ रही थी, और आज भी इनकी बातों को लेकर हंसी नहीं आ रही है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारत की विदेश नीति को जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों में संचालित करने की कोशिश की गई है, उसकी तमाम कमियां, तमाम खामियां खुलकर सामने आ गई जब ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत विश्व के मंच पर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। यहां तक कि उसके जबरदस्त दोस्त रूस ने भी उसके साथ खड़े होना मुनासिब नहीं समझा। चीन तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था। टर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने भी खुलकर उनका साथ दिया था। अब क्यों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा अपनी नासमझी में कभी चीन के शी जिनपिंग को झूले झुला रहे थे, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप को गले लगा रहे थे, या फिर हाउडी मोदी कर रहे थे, या फिर उनके लिए वोट मांग रहे थे, या फिर उनको जो है वो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। हमारी जो विदेश नीति के लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय नीति नहीं चलती है।
राष्ट्रीय नीति चलती है, देश हित चलता है, राष्ट्र और राष्ट्र के नेतृत्व और आप कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को कंडक्ट करते उसके हिसाब से चलती है। गले लगने को लोग गले पड़ना समझते हैं, इसलिए अब शायद कुछ लोगों की आंखें खुली होंगी। और ये जो चीन को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही थी, देखिए भारत ने तो झुका दिया चीन को हमारे पास आने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल ये एक और नासमझी है जिस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, और इन लोगों की नासमझी को किनारे रख के हमें इसका सही आकलन करना चाहिए था। सही आकलन क्या है? ये जो एससीओ की जो समिट है, ये इसका भारत और चीन के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। ये चीन का अमेरिका को एक मैसेज देना था कि अगर आपको लगता है कि आप चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर सकते हैं, तो चीन भी आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न केवल अलग थलग कर सकता है, बल्कि अपने मित्रों की एक पूरी जमात इकट्ठा कर सकता है। और वो उसी तरीके का होगा जैसे कभी अमेरिका ने नाटो कंट्रीज को अपने साथ लाने की कोशिश की थी। ये उसी तरीके की कोशिश है जिस तरीके से शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो मंचों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और नाटो था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और वार्सा पैक्ट था। तो ये उसी तरीके की कुछ कोशिश है जिसमें भारत की भूमिका फिलहाल कैरेक्टर आर्टिस्ट की भूमिका है। जो लोग उनको एक केंद्रीय पात्र की तौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि एससीओ की समिट में मोदी जी तो अमिताभ बच्चन बनकर सुपर हीरो बनकर उभरे हैं, वो फिर किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि 3 सितंबर को जो चीनी सेना की जो परेड होने वाली है, उसमें नरेंद्र मोदी के लिए जगह नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए जगह नहीं है, और उसमें पाकिस्तान और दुनिया के तमाम बड़े देश जो वहां पे उपस्थित थे, वो वहां पे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां उपस्थित होंगे। ये अपने आप में संदेश काफी है भारत के लोगों के लिए। और ये जो उछल कूद करके विदेश नीति को समझने वाले, इस्लामाबाद पर कब्जा करने वाले जो पत्रकार हैं, और जो कई फर्जी टाइप के, फ्रॉड टाइप के जो राजनीतिक विदेश नीति के विश्लेषक टीवी चैनल्स पर आते हैं और रोज गुणगान करते हैं, रोज मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, उनके लिए संदेश है कि अभी सिर्फ बर्फ पिघली है, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइसबर्ग, बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग, सिर्फ बर्फ पिघली है, अभी पहाड़ को पिघलाना बहुत दूर की बात है। आशुतोष सर, आपने कहा और बात भी सही है कि चीन ने संदेश दिया। हम तो एक छोटे से आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट वहां पर थे जो पीछे नाचते हैं जब आगे कोई मेन एक्टर कुछ काम कर रहा हो तब तो। लेकिन हमारी विदेश नीति, जो कि पहले भी हमारी चर्चा में आती रही है बात, कि घरेलू राजनीति से प्रभावित हो जाती है। और ये जो अभी एससीओ वाला समिट थी, वहां पर भी इतना बवाल यहाँ पर किया जा रहा है कि एकदम से मास्टर स्ट्रोक दिखा दिया, लाल अब ट्रंप को बात करने लगे, कब पलट गए पता नहीं चला। तो आपको क्या लगता है कि अब कोई विदेश नीति हमारी रणनीति से चल रही है कि हम मजबूरी में विदेश नीति कर रहे हैं और फिर हम जाके गच्चा खा जाएंगे? देखिए, अगर समझदारी होगी मोदी सरकार में और हमारे विदेश मंत्रालय में, तो अब एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे। कोई भी बयान देने के पहले 10 बार सोचेंगे, और अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर हमको जबरदस्त झटका लगने वाला। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और मैंने कई बार इस बात को कहा है कि भारत को चीन से अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भारत को झटका मिला उसको भूलने की कोशिश करनी चाहिए। गलवान को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसको भारत और चीन के बीच के रिश्तों में अगर कहीं बर्फ पिघलती हुई दिखाई पड़ रही है तो उसको थोड़ी देर के लिए किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि भारत के हित में है चीन के साथ दोस्ती। भारत के हित में है कि वह एससीओ का एक बहुत ही कारगर केंद्रीय पात्र बने, ताकि वो रूस की अपनी पुरानी दोस्ती को नए सिरे से उसमें गर्माहट ला सके और पाकिस्तान पे दबाव डाल करके चीन के माध्यम से या रूस के माध्यम से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सके। साथ ही साथ जो भारत का जो व्यापार है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जिस तरीके से रेयर अर्थ मेटल पर उसने भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, यूरिया और खाद की सप्लाई के जरिए भारत की जो खरीफ की फसल है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसलिए हर कदम को सोच समझ के करना है। चीन को एक सीमा के बाद दोस्त न माने, अमेरिका को एक सीमा के बाद दुश्मन न माने, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। और तो सर यहाँ पर मैं चाहूंगा, एक बार वैसे टोकना ठीक नहीं है, लेकिन आपने कहा कि चीन को दोस्त बनाइए। दोस्त तो हम बना चुके थे, मोदी जी ने झूला झुलाया उनको अपने साथ बैठा के गुजरात में, और उसके दौरान ही तो घुस गए थे चीनी सैनिक हमारे इलाके में,
और उसके बाद जो झड़प हुई, हमारे शहीद सैनिक हो गए और फिर दोस्ती दुश्मनी में बदली। अब फिर दोस्त बना लेंगे, फिर आप झूला झुलाएंगे, उसके बाद फिर घुस जाएंगे, तो कैसे दोस्त मान लें? इसीलिए मैंने कहा कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप चीन के साथ रिश्ते बेहतर करिए। देखिए, गुडविल अर्न करने की जरूरत होती है, और ये विदेश नीति की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपको लगता है गले मिल जाने से, हाउडी मोदी कर देने से, या शी जिनपिंग को झूला झुला देने मात्र से, उनके साथ एक जोक क्रैक कर देने से आपकी विदेश नीति चलेगी? ये बहुत बड़ा छलावा है। और ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, और भारत की विदेश मंत्रालय को भी समझना चाहिए कि विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। विदेश नीति विशुद्ध तौर पर नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर चलती है। अगर दोनों देशों के राष्ट्रीय हित मिलेंगे तो दोनों के बीच में दोस्ती होगी, और अगर दोनों देशों के राष्ट्रीय हित नहीं मिलेंगे तो दोस्ती नहीं होगी। आप कितने भी गले मिल लीजिए, कितने भी झूला झूला लीजिए। इसलिए मैंने कहा आज की तारीख में चीन को एक बड़े मार्केट की जरूरत है। भारत उनको अपना एक बड़ा मार्केट दे सकता है, लेकिन भारत को उसकी एवज में चीन को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी सीमाएं असुरक्षित रहेंगी, वहां पे तनाव रहेगा, तो फिर व्यापार में भी दिक्कत आएगी। और ये बात घंटों नहीं, महीनों बैठ करके भी अगर करनी पड़े तो करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा, मैं जो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग अचानक टिकटॉक को बैन कर देने से कहने लगता है देखिए हमने तो चीन को करारा जवाब दे दिया, तो ये जो मानसिकता है, और ये जो टीवी चैनल पर उछल उछल के जो एंकर और तमाम सो कॉल्ड फर्जी जो आके विदेश नीति के विश्लेषक जो चिल्लाते रहते हैं, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है भारत को। ये बात इनको पता नहीं कब समझ में आएगी, लेकिन क्योंकि इनको तो कठपुतलियां पीछे से इनको नचाया जाता है। खैर उस बात को चर्चा में नहीं पड़ते। अभी भी चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें सिर्फ एससीओ में भारत की एंट्री हुई है, और वो गिव एंड टेक पर है। भारत ने जब ईरान को कंडेम करने माफ करेगा ईरान के मसले पर इजराइल और अमेरिका को जब कंडेम करने का प्रस्ताव आया, जिसको पिछली बार भारत ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, तो भारत को सिग्नेचर करना पड़ा वहां पे, और उसके एवज में भारत को पहलगाम के मसले पर आतंकवाद की निंदा करने का फायदा मिला। लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। हाँ, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस का भी उसमें जिक्र हुआ। तो ये गिव एंड टेक है। और अभी चाइना आपको सिर्फ तौल रहा है कि आप वाकई में एससीओ के एक सक्रिय सदस्य के तौर पर एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह आना चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको अमेरिका ने जगह नहीं दी, या आपको अमेरिका ने एक तरीके से आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, इसलिए आप हमारे साथ आ रहे हैं। ये गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है। दूसरी बात देखिए, अभी भी जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमने कहा गैलवन वाला प्रॉब्लम तो अभी एज इट इज बना हुआ है। इसके अलावा जो बीआरआई का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी टेंशन अभी होगी, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि जो पीओके से उनका जो रास्ता बन के जाता बीआरआई का, उस पर भारत का क्या स्टैंड होगा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कनेक्टिविटी का सवाल भी खड़ा किया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्र के उस तरफ एक बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है। ये हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही साथ जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से एक सिलीगुड़ी के पास एक 20 से 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बन रहा है, जिसको एक तरीके से चिकन नेक कहते हैं, और ये बांग्लादेश उसके लिए फैसिलिटेट कर रहा है। अगर वहां पे चीन की मौजूदगी हो जाएगी और गंभीरता के साथ मौजूदगी होगी, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही डैमेजिंग स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उसको भी ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि चीन से रिश्ते बढ़ाइए, बेहतर करिए, लेकिन उस पर उछल कूद मत करिए। उसके आधार पर यह मत कह दिए कि ड्रैगन से हमारी दोस्ती हो गई, अब तो हाथी और ड्रैगन दोनों साथ मिलकर मिले। बहुत सारा पानी अभी जमुना में बहना बाकी है। अभी सिर्फ आइस, सिर्फ बर्फ हल्की सी पिघली है, जिसे कहते हैं द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके आधार पे किसी अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना। मैं फिर एक बार कह देता हूं, चीन से भारत की दोस्ती मजबूत होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका से हमें अपनी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दोनों से बहुत ही गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ, कॉशियस होकर रिश्तों को करना चाहिए। आज अमेरिका आपके खिलाफ है, ट्रंप आपके खिलाफ है, लेकिन क्या अमेरिकी प्रशासन भी आपके खिलाफ है? क्योंकि ट्रंप 3 साल तक रहेंगे, उसके बाद वहां एक नया राष्ट्रपति आएगा। तो क्या हम अमेरिका से अपने रिश्ते पूरी तरीके से खत्म कर लें, या ये मान के चलें कि ये एक अनिश्चित काल है, एक ट्रांजिटरी फेज है, और ट्रंप के जाने के बाद भी हमें अमेरिका से रिश्ते रखने, और ट्रंप से भी हमको रिश्तों को अपने टर्म्स पे या दूसरी तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल,
ट्रंप की आलोचना तो अमेरिका में भी हो रही है, यानी कि ये भी कह सकते हैं या तो ट्रंप सुधरे, नहीं तो अगर ट्रंप चले जाएं तो उसके बाद भी भारत से अमेरिका के संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन लाल आंख किसको दिखानी है ये कब तय होता है, ये तो राजनीति में है, कब पाला पलट जाए। अब लाल आंख भी ऐप बैन करके होती है वो अलग बात है, लेकिन वही है कि जहां पर जो नेटवर्क आए वो सिम कार्ड डाल लीजिए, तो उसी प्रकार से वैसी राजनीति चेंज हो जाती है। कुल मिलाकर लाल आंख की खबर हो या कोई दूसरी लाल आंख की खबर हो, आंख की खबर हो, हम आपके सामने लाते रहेंगे और आशुतोष की पैनी नजर उस पर बनी रहेगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.